कही कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ाद करूंगा। ये बात कही तो ये आह्वान था उस समय के युवाओं के लिए। तो उसी आह्वान पे एक रेला सा उमड़ पड़ा और भारत की क्रांति में 4 चांद लगा दिए। तो अगर समय समय पर भी हमारे समाज में जितनी भी घटनाएं हुई हैं या फिर इतिहास को दोहराया गया है, एक पर्दे पे उतारा गया है, तो सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो संगीत का रहा है। किसका रहा है? संगीत का। और संगीत की एक कड़ी होती है, वो होती है बांसुरी, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने काल में बजाई थी। और इसी बांसुरी की धुन पर अपने देश के शहीदों को नमन करते हुए श्री कृष्ण सैनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। बांसुरी वादन के लिए जोरदार तालियां। आवाज आया तो कहेंगे कि अब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। ये बात उस समय की है जब 1962 में चीन के साथ हुआ था। और उस टाइम हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प का भी एक पराक्रम यहाँ देखने को मिला था कि भारत के वीर जवानों ने अच्छी फाइट करी चीन के सैनिकों के साथ। कम संसाधन होते हुए भी दुश्मन के नाकों तले चने चबवा दी।
अगर ऐसी पराक्रम हम अपने देशवासी ठान ले कि प्रत्येक क्षेत्र में अपने भारतवासी का अपने कर्म से भारत का नाम रोशन करे, तो अपना देश है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और इसी कड़ी में जो किसी न किसी के कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, और यही तो टैलेंट की एक छोटी सी झलक कृष्ण कुमार ने दिखाई। और अगली कड़ी में बुलाऊंगा 007 से ही सुभाष चंद्र सैनी को कि सुभाष चंद्र जी के बारे में 2 बातें कहें। जोरदार ताली के साथ। आज के मुख्य अतिथि एवं मेरे प्रिय गुरुजन और मेरे मित्रों सभी को पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामना। जैसा कि आप जानते हैं कि आज पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, नेताजी के जन्मदिन पर। क्योंकि नेताजी एक महान नेता थे। उसने जो आज भारत की सेना देखी जा रही है ना, वो उनके नेतृत्व में निर्माण हुआ था उस सेना का। उसने जर्मनी में जाकर हिटलर के 12 रूप होते थे, कुछ मेन हिटलर को पहचान लिया था। ऐसे थे नेताजी। और उन्होंने पहली आईएएस परीक्षा पास की थी नेताजी ने, और पहली आईएएस परीक्षा चीन ने आयोजित कराई थी। और नेताजी की 2 शायरी बताऊंगा मैं कि याद रखना सबसे बड़ा अपराध अन्याय सेना है। अन्याय सेना ही सबसे बड़ा अपराध है। गलत का साथ देना, गलत के साथ समझौता करना ही अन्याय है सबसे बड़ा अपराध। अपनी विश्वास पर ताकत रखना, उधार की ताकत घातक होती है। मैं ये 2 बात कहते हैं। बातें बताई सुभाष ने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के पहले आईएएस ऑफिसर बनने के एक आज अगर भारतवर्ष में कोई जो नौकरी है वो एक आईएएस है, बाकी तो सारी नौकरियां हैं। और उस पद को अस्वीकार करते हुए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने ऐशो आराम को त्याग दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में इतना अच्छा विश्लेषण सुभाष चंद्र सैनी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कोई भी है, मेरे पास 2 नाम आए थे कि मैं सर बोलना चाहूँगा या बोलना चाहूँगी, और कोई है आप में से जिनके 2-3 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में। हाँ, 005 से रानी बानू आ रही है, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। पराक्रम दिवस, पराक्रम यानी हासिल करना, उत्तीर्ण करना, इसी चीज़ के ऊपर बनाए जाते हैं पराक्रम दिवस। क्योंकि हमें किसी चीज़ को हासिल करना हो और उस चीज़ को पाना हो तो दिल और जान दोनों उसमें झोंकना पड़ता है। अगर मान लो हमारा दिल और जान दोनों अलग अलग दिशाओं में हो तो हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। अगर जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी दिल, अपना जान, अपना सब कुछ किसी देश के अंदर लगाए, अपने तिरंगे को, कि हमारा जो तिरंगा वो हमेशा ऊंचे जैसे आज है कि सबसे ऊपर हमारा देश है, तो उसी तरह से उत्तीर्ण किया, उस चीज़ को हासिल करके दिखाया। इसी पे एक शायरी कहना चाहती हूँ। दे सलाम उस तिरंगे को, दे सलाम उस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है जब तक जिंदा हूँ। दे सलाम उस तिरंगे को, दे सलाम उस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना दिल में जब तक जान है। बहुत ही बढ़िया सुभाष चंद्र जी के बारे में बढ़िया बातें। और जो टेक होता है, जिनका एक नाम शुरू ही नेताजी से होता है, अच्छे लीडरशिप थे। और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन जिन महान आत्मा ने किया, वो महान आत्मा हमारे बीच में आज मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं
जहाँ मेरा खुद का मानना है निजी तौर पे कहीं ना कहीं हमारे इतिहास ने कड़वी घूंट जरूर दी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगर इतिहास को सही तरीके से आने वाली पीढ़ियों से अवगत कराया होता तो आज हम इनके मरणोपरांत दिवस भी मनाने पड़ते, जरूर याद रखते, लेकिन ये एकाएक लुप्त हो गए, लापता हो गए। पता नहीं कैसी ऐसी विडंबना थी कि सरकारें आई गई और कभी कोई तथ्य संभाले नहीं गए। ये मेरी खुद की महत्वाकांक्षा है कि जब भी कोई अपने भारत देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जितनी भी यात्राएं थी उनका संकलन आने वाली युवा पीढ़ियों को बताए। ऐसी मेरी खुद की कामना है। सबके विचार अलग हो सकते हैं। मेरा एक ही मानना है कि इस दुनिया में आशिक तो बहुत है, इस दुनिया में आशिक तो बहुत है। वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता। लाखों मरते हैं सोने चांदी के कफन के लिए, हजारों मरते हैं एक लाल दुपट्टे चुनरी के लिए, लेकिन तिरंगे से प्यारा कोई कफन नहीं होता। और मैं बताना चाहूँगा, है कोई और तो है क्या कोई? जी, पूनम कुमारी आई है तालियों के साथ स्वागत। सुभाष चंद्र जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और वो एक छोटे वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनमें युवाओं को प्रेरित करके 4,000 से अधिक सेना बनाई। वो एक सेना भी थे। उन्होंने म्यांमार में ये भाषण दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा भी दिया था कि दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस के अनेक नारों से कहा जय हिंद। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं को प्रेरित करके ये शिक्षा दी कि हम मिटते हैं देश की खातिर, तभी देश खड़ा होता है। जिंदगी से बड़ा हमारे लिए हमारा देश होता है। जिंदगी से बड़ा हमारे लिए हमारा देश होता है। सुभाष चंद्र बोस ने 18 अगस्त 1945 में आखिरी बार किसी वायुयान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 2 कमेटियों ने भी ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, लेकिन लास्ट कमेटी ने ये कहा था कि सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में नहीं रहे, वो एक ज्योति समाज है। वो सुभाष चंद्र बोस ने अनेक आंदोलन चलाए। वो एक बहुत ही स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने लास्ट में युवाओं को प्रेरित करके आज भी वो हमारे लिए एक ज्योति की तरह चल रहा है। जीवन परिचय का अच्छा विश्लेषण पूनम कुमारी के द्वारा और आज़ाद हिंद फौज के गठन से लेकर जय हिंद के नारे तक पूरा वृत्तांत जितना नॉलेज और सर्च किया उसके हिसाब से बताया। और ये हम लोगों को करना भी चाहिए कि जितनी भी हमारे देश की महान आत्माएं हैं, महान विभूतियां हैं, उनके जीवन से कुछ ना कुछ सीख लें आगे के लिए। कोई और तो अपनी मर्जी से आए, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में क्या हमारी भागीदारी होती है, पूर्व नियोजित कोई कार्यक्रम नहीं होता है। नेताजी के बारे में या फिर कुछ और टैलेंट है, कुछ संदेश देना चाहते हो उस हिसाब से।
कोई हो रहा है? कोई हो रहा है? ये अपना जो बाल स्वरूप होता है ना, मिठाइयों का पता है कैसे ट्रिक अपना मिठाई वालों ने बढ़िया बढ़िया काउंटर लगा रखा है शीशा में पारदर्शी, उसमें मिठाइयाँ दिखे, लोगों का दिल ललचाए। तो फिर हमने भी ऐसा सोचा कि वो आपको पारितोषिक तो देना ही है, तो यहाँ दिखा देते हैं कि जो बोल रहा है उसको प्राइज मिलेगा। सही बात है सर। अब देखता हूँ जो अच्छा बोलेगा उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ये कभी भी हो सकता है, आप में टैलेंट है। जैसे कि मान लीजिए कृष्ण कुमार है, कृष्ण कुमार ने सोचा कि मैं बोल नहीं सकता लेकिन मेरे अंदर कला है, उस कला का प्रदर्शन करता हूँ, तो ये कहीं से भी शुरू हो सकते हैं। अपन ये थोड़ी होता है। हाँ भाई, कोई और है? कोई है कि है कोई ऐसा नेता? अरे क्लास में तो बहुत सारे नेता घूमते हैं, आज घूमते हैं, थक गए। क्रांतिकारी वैसे बदलाव लाने की सोच होते हैं। अब बदलाव ऐसे विचारों से नहीं होते, करने भी पड़ते हैं। कथनी और करने में फर्क नहीं करना पड़ता। सर ये तो बात सही है, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, इनको भी बताता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूँ। अरे आज मुझे आज़ादी खतरे में पड़ जाती और मेरी जैसी में पड़ जाती, क्योंकि मेरे में खून भी नहीं है। एक बार चला गया जैसे पहली ड्रिप लगाई 5 मिनट में बेहोश हो गया। 3 घंटे बाद में होश आया, फिर पर्ची थमाई कि आपको 3 यूनिट बोतल से ढाई, क्योंकि खून की कमी मेरे अंदर कुछ थी। मैं डोनेट करने के लिए मैं डोनेट लेकर आ गया। तो मतलब आज़ादी खतरे में आज के ज़माने में पड़ सकती है। तो युवा जोश हो, आप तैयार हो, बोलोगे नहीं तो अपने मन का वहम कैसे निकालोगे, डर कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं बोलो कि भाई काम के टाइम पे आप चलो कोई बात नहीं है, मैं ही हाँ आयशा मैम को बुलाता हूँ मैं, जोरदार तालियों से गाना गाएंगे। मैं आपको एक नेशनल सॉन्ग जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वाला वो सुना रही हूँ। या कुछ और सुनना है? मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजती सर्वे शामिलाम मातरम वंदे मातरम ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमित द्रुमिदलशोभिनी वासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। थैंक यू। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से जाना है। तो ऐसी महाहस्तियों ने भारत को ट्रिब्यूट करने के लिए कहा। तो कहते हैं कि मतलब कि उस आंखों का हंसना ही क्या जिस आंखों में पानी आए, जिन आंखों में, उन आंखों का हंसना ही क्या जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो।
मैं तेरा परिंदा ठहर जय दीवाने की जहाँ मोर सुहानी देखी मेरी निशानी कभी याद करे जो जमाना माटी में मर मिट जाना शाम मेरा ओ बेसनी तेरे शाम के सदके कोई दिल है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तुम बाग मेरा मैं तेरा परिंदा और चल तेरा रहना रंग बिरंगा आसमां से वो तेरा तिरंगा जीने की इजाज़त दे दे आह को शहादत दे दे जो भी तू चले रेशम का हो मशाला या कफन सिपाही वाला बोले सवेरे तेरी शान पे सदके कोई धूल है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा मेरा मैं तेरा परिंदा कोई है गाने वाला बहुत ही सुंदर। आप में भी बहुत सारे कलाकार छुपे हुए हैं। और 26 जनवरी की मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से तैयारी चल रही है। अरे एक और जाओ प्रोग्राम कौन आएगा सर आप सब आ रहे हैं सर। लड्डू का पता नहीं करना है। स्पेशल लड्डू का ऑर्डर दिया है, ऐसे नहीं है कि हर कैसे खा लेंगे। वास्तव में सरस्वती माता की पूजा भी करेंगे करेंगे प्रोग्राम पहले बोल दी मना। अरे कोई सॉन्ग गाना हाँ स्नेहा वो भी लिया जैसे पूजा सभी छोड़ सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था और इन्होंने एजुकेशन में IAS की नौकरी की थी जिन्होंने फिर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। और जब इंग्लैंड से जब भारत लौटे तभी गांधी जी ने सहयोग आंदोलन चला रखा था। उस समय उसके नेता देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उनसे प्रभावित होकर इन्होंने सहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि
निजी जीवन से देश खड़ा होता है। जब हमें रहना तभी देश खड़ा होता है। और अपना एक एम रखो, यही उम्र है अपने आप को सक्सेस करने की, क्योंकि उसके बाद ना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही उम्र है कि अपने आप को समझो और बस और कोई और अच्छा संदेश दिया स्नेहा ने कि कैरियर बनाइए, ये उम्र आबाद और बर्बाद दोनों करती है। और हम लाइफ के उस स्टेज पे हैं कि आप अपने आप को परिपक्व और बड़ों को परिपक्व समझने लगते हैं। हमें कोई अच्छी शिक्षा देता है तो हम क्या करते हैं, उसको जो बोलता है उसको ज्ञानदास समझते हैं, मतलब हम अनसुना कर देते हैं। लेकिन जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बड़े हैं, और घर में बड़े कौन होते हैं? अपने माता पिता होते हैं। और माता पिताओं ने जो सीख ज़माने से लिए वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा या बेटी आप भी ये काम मत करना। लेकिन कभी समझाते हैं ना तो हम नए नए होते हैं, हम बाहर के कल्चर में नए नए जाते हैं, और 12वीं के बाद में तो वो स्थिति होती है कि हमारे यहाँ पंख लगने शुरू हो जाते हैं। और कॉलेज में चले जाते हैं तो अपने आप को समझदार, क्योंकि हम लीडरशिप में घुस जाते हैं कि चुनाव होंगे, हम अपने अच्छे और बुरे की, कहा जाता है अंग्रेजी में कि नो नॉलेज विदाउट नॉलेज। लेकिन ये सही, जिसने भी कहा है सही कहा है। लेकिन अच्छे और बुरे की परख करने का जो विकास होता है, मानसिक विकास, वो कॉलेज से होता है। लेकिन विकास के चक्कर में और अपने आप को आज़ादी समझते हुए अपने घर वालों के संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नींव मजबूत होती है वो परिवार के संस्कारों से होती है। और यही आगे चलकर हम जैसे जैसे उम्र पाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज में हमारी एक छवि बनेगी। वो छवि हमारी परिवार के संस्कारों से बनती है, और उस संस्कारों से आप कितना उपार्जन करते हो वो हमारे विवेक पे डिपेंड करता है। एक किसान होता है ना, किसान को अगर मुट्ठी भर अनाज दे दोगे ना तो वो एक अपनी खेती में उसको फेंक देगा, उसको दिन रात मेहनत करके सींचेगा, और समय आने पर वो अच्छी फसल तैयार होगी, वो उनका प्रतिफल है। इसी प्रकार क्या होता है, माँ बाप का भी फर्ज होता है कि बेटा बेटी को भी अच्छी तालीम दे, संस्कार दे, उन पे समय दे। समय देने का मतलब है उनको सीख रहे हो आप, और जब आप उनको समय देते हो, हमारा भी कर्तव्य है कि हमारे घर में छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, उनको समय दे। क्योंकि आज का जो वातावरण है वो एकांतवाद है, और सबसे मेन समस्या है ये स्मार्टफोन, अपने आप को कोने में ले जाने में विश्वास रखता है। लेकिन है जरा सी ये अपना कल्चर ऐसा हो गया कि मतलब आज की 2020 के बाद में, लॉकडाउन के बाद में सामाजिक स्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर जो हमारी जो युवा जनरेशन है वो फांसी के फंदे भी ज़्यादा झूल रही है। वो कारण है मोबाइल का, क्योंकि हम अपने आप को एकाकी समझने लग गए हैं। अपने विचारों को हम परिवार के साथ शेयर नहीं करते। हमारे बड़े भाई होते हैं, भाई बहन होती है, माता पिता होते हैं, हमें पूरी छूट देते हैं, लेकिन कभी उनके मन की नहीं सोचते कि बेटा आपकी कोई तकलीफ तो नहीं है, क्या है, ऐसे क्या है, क्या नहीं, क्योंकि हम अपने काम कमाने और खाने में लगे होते हैं। तो हम भी क्या है उसी परिवेश में नैतिक जिम्मेदारी हमारी भी होती है कि हम भी इन चीज़ों को समझें और अपने छोटे भाई बहनों को समय जरूर दें, और हमसे बड़े हैं उनके साथ बैठे अपने विचार शेयर करें, क्योंकि हमें भी सद्बुद्धि मिलेगी और हमारे विचार भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और हमारे अंदर जो नकारात्मक भावना आती है उसका भी विकार दूर हो जाएगा। तो मेरा तो यही कहना है कि अब पराक्रम दिवस है तो पराक्रम भी पाना है, तो अपने अंदर जो विचार है वो निगेटिव विचार है उन पे पराक्रम हो ना, उन पे विजय पाइए। नेताजी सुभाष चंद्र का जो समय था वो ऐसा था कि आज़ादी के लिए लड़ाई बहुत ज़रूरी थी। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते, आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम रहते। अगर उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जी, हम बोलते हैं आज़ाद है, हाँ, अंग्रेजों से आज़ाद है, हाँ, बट हम कहाँ आज़ाद हैं, उन्हीं के कल्चर को अपनाते हैं। लेकिन हमारा ये जो हिंदी कल्चर है वो हम ना रखते हैं। हाँ वही तो बात है, मैं कई बार बोल रहा हूँ संस्कृति की बात हो जा रहा है। हमारा जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति है वो कहाँ है? लुप्त हो रही है। अगर विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है ना, वो हमें हमारी स्वतंत्रता
हमारे जो विचार आज हम प्रकट कर रहे हैं वो असली आजादी है। यही सवाल 1947 में नेहरू जी से एक गुड़िया ने पूछा था कि बेटा ये आजादी क्या होती है, कि माँ अगर आप जो सवाल पूछते हो ना तो यही सबसे बड़ी आजादी है। पहले किसी बड़े अधिकारी के सामने बोलने की कोई इजाजत नहीं थी क्योंकि हमारे पास आजादी नहीं थी, विचार प्रकट करने की आजादी नहीं थी। आज हम स्वतंत्र हैं, आप घर में भी विचार प्रकट कर सकते हो, किसी कार्यालय में जाकर भी अपने विचार प्रकट कर सकते हो, क्योंकि हमें आज़ादी है अभिव्यक्ति की और ये हमारा संविधान देता है। यही तो आज़ादी है। लेकिन हम इस आज़ादी को इतना पा गए कि हमारी जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, उसको तो त्याग किया। लेकिन एक आप अध्ययन करके देखना, आप खुद समझदार हो, टेक्नोलॉजी के ज़माने में हो, गूगल पे सर्च करके देख लेना कहीं पर भी, अगर बाहर से जो विदेशी लोग आते हैं हमारे कल्चर से इतने प्रेरित होते हैं कि वहाँ जाकर उस कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन हम इतने गए पित्ते हो गए कि अपनी संस्कृति को इतना कि अगर आज कोई है ना अपने पुराने संस्कृति वाले कपड़े वगैरह पहनता है ना, उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। तो मतलब कल्चर अपनी क्या है, हमारी संस्कृति को बचाना तो शुरुआत हमसे करनी होती है। सही बात है सर। यही बात होती है। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ संजय जी जाकिर को, जो सेंटर के संचालक हैं, और सबसे आग्रह करता हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनके जीवन पे प्रकाश डालिए और युवाओं को उससे मोटिवेशनल देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो आज तक चल रही है। एक आदमी खत्म हो सकता है लेकिन उसके विचार जिंदगी भर चल रहे हैं। उसकी जो थ्योरी है वो हमेशा जिंदा रहती है। एक इंसान बढ़ सकता है लेकिन उसका व्यक्तित्व है वो हमेशा जिंदा रहता है। आप लोग भी अपने आप पर फोकस कीजिए और अपना कैरियर बनाइए। आज की जयंती पर आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हमें कुछ ना कुछ एक हर जयंती पर अपने आप को प्रेरणा ले कि हम ये करेंगे। अब मैं मोतीलाल जी से आग्रह करता हूँ पोज कर देता यार। आप सबको पता है आज हम नेहरू जी का जो जन्मदिवस है, नेहरू जी नेताजी बोलते हैं हाँ, तो उनका जो जन्म था 23 जनवरी को होता है। तो इसी के उपलक्ष्य में हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, क्योंकि ये बहुत पराक्रमिक पता ही आपको, जैसा आपने सुना है ये एक नेताजी थे IPS एग्जाम पास, उसके बाद में ये वकालत भी करते थे। ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने धीरे धीरे अपने जीवन से एक्सपीरियंस की और धीरे धीरे आगे बढ़ते थे और धीरे धीरे इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भी भाग लिया, वहाँ से भी इन्होंने कुछ हासिल किया ना। तभी तो इनकी थोड़ी एक साथ उभरी है, वरना और भी नेता थे, बहुत सारे और भी थे ना सर, उनको क्यों नहीं जानते हम? इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कुछ अलग किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, और सिखाया। और आज भी हमें ये प्रेरित करते हैं। इनको नेताजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो सैनिक थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग जुटे हुए थे, उन्हीं को एक साथ लीड करके एकजुट किया और उनका नेतृत्व किया ना। और पानी लगे हमें भी इनके दांत पर पानी दांत पर काम कर रहे हैं तो हम काम करेंगे।
वहाँ पर भी हमें इनके विचारों को अपनाना चाहिए। अब हम जो देखते हैं कि जो जैसे जयंती आती है हम इनके विचारों की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन जैसे ही जयंती खत्म होती है हम इनके विचारों को एक जगह रखकर चले जाते हैं। बताए ना, तो ये विचार कब आएंगे? जब आपके अंदर से आप आवश्यकता होगी, तभी आप इनके विचारों को अपनाकर सीख पाओगे। वरना अपनाते कितने के तो हमें उनको अपनाएंगे कब? जब हमें वो काम जब आप अपना कोर्स के बाद में देना आपको यस सर आप अपने विचारों को युवराज नौकरी को लाएगी बिजनेस से कैसी हमारे चालू है नहीं निकला अपनाएंगे। आज पढ़ते हो लेकिन उसको काम में नहीं लोगे, ठीक है? तो काम में जब लोगे तभी वो विचार आपके अंदर तक महसूस होंगे, आपको याद आएंगे। तो हमें ऐसे नहीं पढ़ा हमने और बोल दिया और उसके बाद में चले गए करके हमें इनके विचारों को जो अच्छे विचार हैं उनको अपनाना है, हमें जीवन में उतारना है। मैं अपना एग्जाम के रहने करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इसको तो कोई दिक्कत तो नहीं, मैं बड़ा आपने सब वक्ताओं को सुना और जो इस कार्यक्रम के उन्होंने बहुत अच्छा अभी तक अपने जीवन काल में समाज में जितने भी महापुरुष हैं या फिर जो भी समाज के काम अपने मैं आपने आज के कार्यक्रम में अपने ये अवसर में हमारे बीच में विराजमान इस कार्यक्रम के अध्यक्ष कार्यक्रम को मैनेज करने वाले सेंटर के वरिष्ठ ट्रेनर और साथ ही में काफ़ी स्टाफ है सेंटर के, तो साथ ही में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सेंटर के सभी स्टूडेंट्स को इस कार्यक्रम के मौके पर आप सभी का कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज का डेट है बड़ा अपने लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को ऐसे पराक्रम दिवस के रूप में इस डेट को इस जयंती को मनाया जाता है। इस समारोह के अवसर पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने जीवन में प्रकाश डाला कि आज के दिन उड़ीसा के कटक शहर में और 1897 में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता बड़े एक बहुत अच्छे वकील थे उस समय के, और इसीलिए उनके जीवन पर एजुकेशन का उनका बहुत अच्छा मैनेज हुआ, बहुत अच्छा प्रबंध हुआ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है उस समय के जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे कलकत्ता विश्वविद्यालय, उस कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विषय में उन्होंने BA ऑनर्स यानी विश्वविद्यालय में सेकंड स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। हालांकि उससे पहले उनके लिए कई स्टूडेंट्स ने टीचर्स ने मजाक उड़ाया कि ये पढ़ने में ठीक नहीं है, ये नहीं है, लेकिन उनको वो बात हो गई और उसी से उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को टॉप किया। और उनके परिवारजनों का ये भी था मानना कि बेटा बहुत अच्छी नौकरी में जाए, और इसलिए उनका विचार था कि उस समय जैसे कि आज अपन लोग नाम सुनते हैं का, उस समय की जो एग्ज़ाम थी वो ICS वो
एग्जाम इंग्लैंड सरकार आयोजित करवाते थे, वगैरह इंग्लैंड में होते थे, तो उनके लिए नेताजी को इंग्लैंड भेजा गया पढ़ने के लिए। इंग्लैंड जा रहा था परीक्षा, उनका जो जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था वहाँ पर उनका एडमिशन, लेकिन वहाँ रहने के लिए उनका कुछ ही और जो अन्य कोर्सेज संचालित थे वहाँ पे उनका कोर्सेज वो चयन हो गया, एडमिशन हो गया। बट उनको एक ही एडमिशन का भी बहाना था क्योंकि वहाँ रहकर उनको एक अध्यापन की सुविधाएँ अच्छी तरीके से उनको दी जाए, और उसी तरह में उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया। जैसा कि पहले उनको मौका भी दिया था कि बेटे आपको IAS बनना है, तो उनके जो नेताजी ने बोले कि मुझे सोचने के लिए आपके पास समय है। उन्होंने जैसे कि आप सब जानते हैं यानी करीब 24 घंटे का टाइम लिया हो, 24 घंटे में मेरे सिस्टर पे मैं इस बात का फैसला करूँगा कि मुझे क्या बनना है। तो 24 घंटे के बाद उन्होंने अपने पिताजी को आंसर दिया है कि मैं इस एग्ज़ाम को फाइट करूँगा, और उसी प्रकार से उनकी तैयारी हुई। और जैसा कि उस समय की ICS एग्ज़ाम बहुत कठिन एग्ज़ाम होती थी, नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं थी, आज से भी कठिन एग्ज़ाम थी, और वो एग्ज़ाम भी इंग्लैंड की सरकार करवाती थी, इसलिए उसमें तो कोई नॉर्मल एजुकेशन रहने का सवाल ही नहीं। उसी एग्ज़ाम में उन्होंने ऑल इंडिया का मतलब उस समय उस एग्ज़ाम में मतलब जो फैसला मिला उस एग्ज़ाम में बड़ी बात है। और उसी प्रकार से परिवारजनों को बड़ी खुशी हुई कि बेटे ने बहुत अच्छा जो इनका जो मेन एम था, इनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने पाया। लेकिन नेताजी का एक विचार था कि मैं ये नौकरी करके सिर्फ अंग्रेजों का एक नौकर रह पाऊँगा, यानी नौकरी जैसा कि नौकरी करने वाला आदमी हमेशा नौकरी होता है, वो मालिक नहीं होता कभी भी। तो उन्होंने उसी नौकरी से रिजाइन कर दिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी। और उसी दौरान जैसा कि अभी बालिका बजा रहे थे ना, गांधी जी के नेतृत्व में बड़े स्ट्रगल मूवमेंट चल रहे थे देश में, तो वो गांधी जी के साथ मिलकर उनके साथ में जो आंदोलन थे उनसे बड़े प्रभावित हुए। और उसी समय 1921 के लगभग उन्होंने गांधी जी के साथ में भारत का जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने अपने आप को सम्मिलित कर दिया। और उस समय का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसके नेतृत्व में इस प्रकार के आंदोलन डील हो रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ गए और इस प्रकार के जितने भी स्ट्रगल थे मूवमेंट थे उनके साथ उन्होंने अपनी फाइटिंग शुरू की। और उसी प्रकार से जो उस समय का जो कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन था बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, जिन्होंने आज़ादी दिलाने में हमसे अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कायम की। और उसी दौरान 1938 के लगभग 1938 में वो कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन भी चुने गए थे, और चेयरमैन उनको फिर उनका जो अच्छा वर्क था उनको देखकर 1939 के लिए भी नामांकित किया गया। लेकिन कुछ इस प्रकार की बात थी कि इनको अब मौका नहीं देंगे, तो उसी समय से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनाकर एक अपना फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने स्थापित किया। और फॉरवर्ड ब्लॉक भी एक क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था। और उसी प्रकार से उन्होंने फिर बाद में विदेशों में जाके यानी उनके अंदर देश के लिए एक क्रांति का बहुत एक ज्वाला पैदा था सुभाष चंद्र बोस के बीच में, जिन्होंने जैसा कि अभी आप सुन रहे थे आज़ाद हिंद फौज का गठन उन्होंने विदेशों की जो धरती थी वहाँ पे उन्होंने इस प्रकार का संगठन स्थापित किया। कई उनके लाखों उस ऑर्गेनाइजेशन में वॉलियंटियर ऐसे उनके जो सिपाही हैं इस प्रकार से वो स्थापित हुए। और आज तक के रिकॉर्ड में उन्होंने विदेशी धरती पे भी एक अपनी फ्रीडम सरकार बनाई थी, अस्थायी सरकार बनाई थी। और उस अस्थायी सरकार के जो कैप्टन थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने गए थे। अभी जो नारे सुन रहे थे आप लोग, इस प्रकार के नारे आज़ाद फौज के नेतृत्व में, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस प्रकार के मोमेंट के नारे लोगों में एक क्रांति की अलग जगाने के जो संदेश थे वो उस समय आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि देश के जितने भी युवा थे उन युवाओं में देश के प्रति समर्पण बलिदान का एक बहुत बड़ा भाग पैदा हुआ। और उनका जीवन वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन है, अपने आप में बहुत बड़ा जीवन है। और उनके विचारों से आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। यानी
नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन है आप लोगों को अपने जीवन में बहुत कुछ करने का एडवाइस देता है। और हालांकि बचपन से जब हम लोग फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में जब हम लोग एंट्री करते हैं उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इस प्रकार के नाम सुनते हैं हम लोग। यानी आज हमें भी याद है आप लोगों की तरह। सही है। तो सुभाष चंद्र बोस जी हमारे जीवन में बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और इनका जो जीवन, जैसा कि जहांगीर साहब बता रहे थे अभी मुरारी लाल जी, यानी इनका जीवन एक बहुत ही बड़ा वैभव जीवन था। पराक्रम इनका जो जीवन का उद्देश्य था, शौर्य था, समर्पण का जो भाव था, इस प्रकार के जीवन के इनके बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट थे। इसीलिए इनके जीवन को एक पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया। और इसके माध्यम से आप लोगों को यही एक विचार ग्रहण करने की जरूरत है कि हम लोग नेताजी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनका जो जीवन है वो राष्ट्र के प्रति अपने आप में एक समर्पण का जो भाव है, देश के प्रति एक देशभक्ति का जो भाव है इनका, ये हम लोग सीख सकते हैं। और जैसा कि इनका जो डेथ है वो 18 जून है, इस प्रकार से है 1945। हालांकि अभी उसका कोई डेथ नहीं है, लेकिन आज तक के रिकॉर्ड में उनका 1945 में 18 जून से लगभग उनका तो आज का जो कार्यक्रम है आप लोगों का नेचुरली आप लोग सोचते होंगे कहाँ चले आते हैं। यह मोस्टली क्या है कि आप लोगों के लिए समर्पित इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं ना कहीं प्रकार के कार्यक्रम से आपको क्योंकि जीवन में ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। आप हर बच्चे में बहुत कुछ करने की क्वालिटी होती है, बहुत कुछ कर सकता है, बट उनके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं होता है क्या करना है। अगर ये चीज़ उनके बीच में कोई नहीं रहती है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। कई बार कहते हैं ना कि मेरे तो आइडल ये है, मेरी प्रेरणा स्रोत ये है। तो अपने व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति एक प्रेरक के रूप में रहता है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आयोजित होते हैं तो कहीं ना कहीं एक या दो जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। उनका एक लास्ट मोमेंट में उनका काफ़ी लाभ उन चीज़ों को मिलता है। और जैसा कि आप ही लोग इस बात को जानते हैं, मैंने 2001 में 8वीं पास किया था, 2001 और 2003 में मेरा सेकेंडरी हुआ था। तो उस समय मैं मेरी बात बता रहा हूँ, हमारा कोई ये नहीं था कि हमें करना क्या। उस समय आज से 20 वर्ष पहले की यानी गांव में कोई पास हो जाता ना 3rd डिवीज़न तो पेड़े बांटते थे, बच्चा पास हो गया। मैंने बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट था, आज से 20 वर्ष की बात बता रहा हूँ। और आज क्या हो गया, तो इसलिए वो जानता है कि यार पढ़ना तो पास तो होना है, ये इतने नंबर आएंगे, अपने को ये करना है, पास तो हो जाएंगे। आगे कुछ प्राप्त करने का ये टारगेट होता नहीं था, लेकिन जीवन में प्रेरक भी खूब आए और कुछ करना था। लेकिन जीवन में इस प्रकार का एक मोड़ आया कि हम लोग को इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं कोई भी मार्गदर्शन के अभाव में या कोई भी रास्ता मिलने उनके अभाव में कर नहीं पाते हैं कुछ। अरे बोलो हो गया क्या बोलने वाले के सामने जो बैठे रहते हैं वो सामने नहीं देखते हैं तो बोलने का मतलब नहीं है। जो खाना करे थे ना आजकल कल्चर के आगे रिश्तेदारी में जाते हैं तो अगला ये मोबाइल में ऐसे लगा रहता है, अगला मोबाइल पे लगा रहता है। तो ऐसा लगता है कि मेरी बातों से प्रभावित नहीं है, मेरी बातों को सुन नहीं रहा। जब तक आँख से आमने सामने चेहरा नहीं होगा, जब तक बात करने का कई बार बुला ले शुरुआत करो ना तीन चार बार करवा मैं बोल भैया अति बार साथ दे मार जब तक सही है
इस प्रकार से अभी जो नेताजी ने जो नारा था दिया था ना, तो मुझे फोन दो मैं तुम्हें आ जाती। देखो वैसे सारे के सारे स्टूडेंट आप मेच्योर और मेच्योर हो, इसलिए मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों से। आज के ज़माने में जैसे अभी बता रहे थे ना, पूरे स्टूडेंट बता रहे थे, हमारे जीवन में इस प्रकार का दौर आ गया। देखिए कॉलेज लाइफ में या अपनी लाइफ में एक तो मित्रता का भाव होता है हमारे बीच में। अपने जीवन में मित्र अधिक से अधिक संख्या में बनाने चाहिए। मित्र उसी व्यक्ति को चूज करना चाहिए जो हमारे जीवन में सपोर्ट करे। मित्रता की कब जरूरत होती है? जब हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्या आती है, चुनौती आती है, पीड़ा आती है, उस समय हमारे लिए मित्रता बहुत अच्छी सपोर्ट करती है। यूपी का कौन सा शहर है? हमें जैसे कि ये जो जैन धर्म की ये है ना, बड़े बड़े ये इनके मैं वो जैन पढ़ता हूँ और बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। तो एक ही परिवार की बहुत अच्छी टैलेंट सुंदर लड़की थी, पढ़ाई में बहुत अव्वल थी, बहुत अच्छे संस्कार थे। तो उनकी कॉलेज लाइफ में किसी लड़के के साथ फ्रेंडशिप हो गई और लड़के ने भी घर वालों ने बोला कि भाई यहाँ पे आपका ये समय है, ये बहुत कुछ करने का चीज़ है, आप इस रास्ते में अभी नहीं जाएंगे। बोले पापा जी नहीं, वो जो मैंने जो फ्रेंडशिप की है वो लड़का बहुत अच्छे घर का लड़का है, बहुत अच्छे घराने का लड़का है और मेरी लाइफ में बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। और मैं उसको एक सिर्फ और सिर्फ एज ए फ्रेंड के रूप में ही मैंने उनको रेखांकित किया, लेकिन वो मानी नहीं। फिर लास्ट में काफ़ी समय चलता रहा, 2-3 साल का, कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हैं ना वो जवान देते हैं, वचन देते हैं, लेकिन आज इस जगह में दिए चाहता हूँ इस प्रकार के वचन देने वालों को एक बार ये बोला कि भाई ठीक है, कम से कम मेरे मोबाइल में आप 2000 रुपये फोन पे कर दो। पहले तो उनका एज फ्रेंडशिप का ही व्यवहार था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला मैं आपसे शादी करूँगा। अब वो जो लड़की थी वो सदमे में आ गई। अरे बोले क्या कह रहे हो, एज मैंने तो आपको एक फ्रेंड के रूप में देखा है और फ्रेंड के रूप में मैं लाइक कर रही हूँ, बाकी इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, आप क्या करती है? बोले नहीं मैं शादी करूँगा आपसे। हाँ, वो लड़की पूरी तरह सदमे में आ गई। वो मैसेज घर वालों को बताया गया, लेकिन घर वालों ने भी फिर लड़की को डांटा कि हम लोग कह रहे थे ना आपको कि ऐसा नहीं। बोले पापा जी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि लड़का मेरे साथ ऐसा करेगा। तो फिर वो लड़की वैसे संस्कारवान लड़की, ऐसा नहीं था, लड़की संस्कारवान थी, बहुत टैलेंट थी वो। तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, बोले मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। अब उन्होंने फिर क्या किया, मौका देके कि भाई वो घर से कितने बजे जाती है अपने इंस्टीट्यूट में, तो उन्होंने तेजाब डाल दिया था उसके चेहरे पे। और तेजाब डालने के बाद में आप लोग देखते हो शरीर की क्या हालत हो जाती है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में उनका जो आया था, कथन आया था कि इस लड़की के साथ में आज ऐसा हुआ। तो वो जो लड़की कितनी सुंदर थी, कितनी खूबसूरत थी, कितनी संस्कारवान थी, आज उनकी क्या हालत हो गई। फिर वो लड़के को भी जेल के सलाखों में जाना पड़ा। तो मेरा ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे से पूर्व आप लोगों ने इस प्रकार की बात रखी कि आप लोगों के जीवन में देखो चुनौतियाँ बहुत आती हैं, और चला के कोई अगर हमें लाभ देने की कोशिश करता है ना, तो कभी भी उस लाभ को आप लोग स्वीकार नहीं करें। मैं ये बात सबको कहता हूँ, लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कों के साथ में भी इस प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। और लड़के सारे सही नहीं होते, लड़कियाँ भी सारी सही नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ लड़कियाँ इस प्रकार की होती हैं वास्तव में वो नाजायज फायदा उठाती हैं कि सर संजय कुमार जी, जहांगीर सर मुझे 5000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। जहांगीर कुमार जी दानवीर हैं, वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर ट्रांसफ़र करने के बाद फिर थोड़ा सा भी हल्का फुल्का बोलते हैं तो फिर वो
मदद करवाऊँगी, तो मदद करवाऊँगा। इसलिए आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, कहीं आप लोगों को माइंड यानी खुले विचारों के साथ भी चर्चा करो, आप डिबेट करो, लेकिन कहीं भी अगर आप लोगों के साथ गलत होता है तो उसका परिणाम आप लोगों को, परिवार को एक बड़े लेवल पे उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। क्योंकि एक छोटी सी घटना, एक गलती, छोटी सी गलती होती है ना, उस गलती का परिणाम कितना मिलता है, गाँव को भी परिणाम झेलना पड़ता है। मैं कुछ अपराध करूँगा तो मेरे गाँव का नाम निकलेगा नहीं निकलेगा, अरे फलाने गाँव का था। और फिर गांव में जाऊंगा तो गांव में क्या बोलेंगे, अरे फलाने मोहल्ले का था। और मोहल्ले में जाऊंगा तो किसका था, फलाने का था। और फिर रिश्ते के मामले में या कहीं क्रेडिट के मामले में उसके हर जगह चुनौती आएंगी। देखो आप लोगों के जीवन में पैसे में आप सब लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। आप अपने जीवन में पैसे से एज ए लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, नहीं आप लोगों की दिक्कत। लेकिन जब एक सम्मान के रिश्ते की ये बात आती है तो पैसे में वो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि है ये बताओ आपको। इसलिए वास्तव में आप लोग इस सेंटर पे अध्ययन करने वाले बच्चों में काफ़ी टैलेंट है। बच्चे यहाँ खड़े होकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वास्तव में बड़ी खुशी होती है। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बट अपना एक उद्देश्य होना चाहिए। और वास्तव में एक कुमार जैकेट मेरे से सीनियर है, लेकिन मैं ऐसे एक मित्र के रूप में इनके साथ में बात करता हूँ। और इन्होंने युवाओं के लिए वास्तव में बहुत एक एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बार अभी सर क्योंकि परिवेश के चेंज हुआ हिंदुस्तान को 2 मिनट सारा अच्छे लगे तो बताओ। धीरे धीरे आप सामाजिक कल्चर के लिए तो अगर समाज की नींव रखी जाती तो रिश्ता ढूंढवा से रखी जाती। और कोई का गाँव कोई रिश्तों के बट जाता ना, जब गाँव के 2 आदमी जाता कोई भी कोई रिश्ता बताया। अच्छा, और झाड़ू वाड़ू कर लो, रोटी काटी खा लो, आराम से रुको, रात रुको और आराम से जाओ। पहले वोट डाटा सरा से जाता समय चेंज हो 1970-80 को जमानो आयो, 68 को 1978-80 को जमानो आयो। तो फिर लोग ले जा रहा रिश्ता ले जा बेटा फोटू तो वो छोरो है और देख लो वो काम करे यो है हिसाब से ले जाता। और भी छोरी से बात करता ना, जरा कई बार बुलाता कि भाई चाय पानी ले जाओ, बेटा पानी पकड़ाई जने बिना आता जाता देख लेते ना रिश्तों को सबको जाता ठीक है ना। घर आके बताने थोड़ा छोरी देख रहे हो, छोरी नहीं आके देते क्यों है। अब छोरी भी बेचारी शर्माती और भी भाई फोटो ले रहा था ना, बिना की बाढ़ है ना, छोटी का जीजी तेरा था ना, मेरा टे जीजो देखे तेरा टे आदमी राजस्थानी में बड़े सुंदर है ना, मन तो कोई जाए बिल्कुल चलो। और पाछे क्या कि घर का सर तारी सारी तक जाना है तो भी आड़ा के मायने फोटो रख देता मोदी। अरे बात थोड़ी देख वो करती की कठे रखी है, वो भी एक जमानो सर। और भी फोटो ने या उठा के या देखता जाने का उल्टी रख देता। और वे छोड़ की आलू जाने सर क्यों ओलेन से तो हो ऐसे ही हो। अब फिर जमाना आया, अब आप लो अब आए ना, मतलब छोरो ना, छोरो खुद ना बन ठन के ना छोरी देख बैठ जाए और की पूछे ना पूछे पहले तो पूछे फेसबुक आईडी। अच्छा बोले आजकल इंस्टा और चल रहा है, अब उसने इंस्टा पर कथा प्रकार की आईडी चलावे और बात हो जाए, पाछा फोन पर बात हो जाए और पाछा वो छोरो बेचारा को काम मल चिड़ रहे जगह बात छोरी फोन करे बार में वो कट है और ये कर रहे पास अचानक वो उठा लियो तने भी की राम कथा शुरू हो जाए। बस कर तू मैंने तने कितनी बार बोल दियो मैं टायर्ड हूं काम कर बैठे खना मत तन मन नहीं डर लग गया कि कम से मैं छोड़ ना दो। शुरू हो जाए पर छोरो भी बेचारो है ना भावना में बह के ना वो भी खोज आलू मेरे से तो गलती थी मोदी उनको बात भी हो गई वो भी आ रहे हूँ सारा नाम होना की बात करना भाई जो है ना तो मैंने
छोड़ न दो भाई भी की जिंदगी पर सुताई करे सोचे मैं एक कर सर बोल रहे हैं कि भाई पारितोषिक की बात है बढ़िया परफॉर्मेंस जैसा कि सबको पता है कि कृष्ण कुमार सैनी ने अच्छी बांसुरी बजाई तो कृष्ण कुमार को आमंत्रित करता हूँ कि आइए और आज के पहले नाम से बाहर ने कोणका डेटा ते भी जाओ स्टाफ में होते भी अठ्याव ना एक काने खड़े होते अरे स्टाफ यहाँ लगने से होटल में खरीदने हाँ नेक्स्ट है सुभाष चंद्र सैनी फोटो ले ले एक और सुंदर गायन की प्रस्तुति थी बिंदु सैनी बढ़िया देशभक्ति गीत था इनका बिंदु सैनी के लिए बिंदु सैनी आप ही हो ना हाँ बहुत अच्छा ट्राई किया था